Khan. Imran Khan. पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इमरान खान साहब को जी 34वां दिन है, वो अब तक जेल में हैं और उनको जो पहले जिस झूठे केस में सज़ा हुई और जो एक टाउट जज दिलावर हैं, जो उन्होंने बड़ी जल्दी में जो सज़ा सुनाई, बगैर गवाहान को तलब किए, बगैर जो है वो एक्यूज़ का केस सुने, ये तमाम चीज़ें आपके सामने, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया उस सज़ा को। उस सज़ा के बाद वो जुडिशल पर हैं और जो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब हैं, जो नए जज हैं, वो जिनके सामने साइफर का एक और झूठा केस लगा हुआ है, वो भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनके जो हीले बहाने हैं वो बहुत अच्छे नहीं जा रहे। पिछले हफ्ते के केस लगना था ज़मानत के लिए, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो भी डिले हो गया। लेकिन मैं इसकी फर्दर डिटेल जो है वो मेरे ख्याल से हम इमरान खान साहब के जो वकील हैं, वकला टीम में से जो हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनसे हम बराह रास्त ये सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, कल भी कोर्ट हेयरिंग नहीं है, अब ये परसों है, अदालत क्या फैसला करेगी? परसों हफ्ते का दिन है, ये एक हफ्ते का जो डिले है, उससे पहले भी ये लोग जो करते रहे हैं, उससे पहले जो तोशाखाना केस में जो होता रहा, जो ड्रामेबाजी होती रही है, ये मॉकरी ऑफ द लॉ है। लोग ये तमाम चीजें देख रहे हैं, हम इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते इन तमाम चीजों के खिलाफ? अली साहब, कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं और आपके फोरम अवेलेबल होता है हाई कोर्ट का, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त मसला ये नहीं है कि हम फोरम में जा सकते या नहीं जा सकते, बल्कि मसला ये है कि जब एक एक्यूज जेल में बंद हो तो आप किसी भी फोरम में जाएंगे तो उसमें डिले आता है, क्योंकि इस जज साहब ने पहले इस केस को डिले कर दिया इस प्रीटेक्स्ट पे कि आप लोगों की एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और लॉ तो यही है कि अगर आपकी हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है और उस हाई कोर्ट ने स्टे नहीं ग्रांट किया तो फिर नीचे जज ज़रूर सुनेगा। अब उसके बाद जज साहब ने जो ऑर्डर कर लिया और जो डेट जज साहब ने खुद दे दी, कोर्ट का डेट फिक्स बाय कोर्ट था, फिर उस दिन पे जज साहब की अवेलेबिलिटी नहीं थी और ड्यूटी जज ने ये कहा कि मैं तो ये केस नहीं सुन सकता, मैं ड्यूटी जज हूँ। अब ड्यूटी जज भी सुन सकता है और मेन जज को भी सुनना चाहिए था, क्योंकि कानून यही है कि अगर लॉ में कोई चीज़ फॉरबिडन नहीं है तो उसकी परमिसिबल है और फिर जज सुन सकता है। ये फंडामेंटल राइट्स का इशू है। अगर कोई प्री अरेस्ट बेल पर है और वो बाहर है तो बेशक जज डिले कर दे, तारीख दे दे, प्रोसिक्यूशन को दे दे, लेकिन अगर कोई अक्यूज जेल के अंदर है तो फिर ये आइन का तकाजा है कि आप जल्द से जल्द हेयरिंग करें। तो ये जल्द से जल्द हेयरिंग होनी चाहिए थी। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको रिमाइंड करूँ, जिस तरह आपने जिक्र भी किया वो तोशाखाना वाले केस के, तो वो जज साहब अगर हाई कोर्ट में हमारा कोई एप्लीकेशन पेंडिंग होता तो वो कभी इंतजार न करते, बल्कि वो जज साहब बायदावर चलते थे। 8:30 बजे आ जाओ, 9:30 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ। वो नमाज के लिए ब्रेक सिर्फ 10 मिनट लिया करते थे। तो हमारी ये तो गुजारिश जज साहब से रही है कि जब हमारे खिलाफ केस चल रहे हैं तो हमारे खिलाफ जो एप्लीकेशन है जिस तेजी से वो चलते रहे, तो हमें भी हमारा भी राइट है कि हमारी एप्लीकेशन भी उतनी ही तेजी के साथ सुने जाए। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारी किसी एप्लीकेशन को कभी भी उसके इक्वलिटी के साथ नहीं सुना गया। गौर साहब, मैं जरा थोड़ा सा जेल के हालात पे आना चाहता हूँ कि अब इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता भी नहीं है, जो इन्होंने सज़ा सुनाई थी, जो एक टाउट जज है इनका, उन्होंने सज़ा सुनाई थी और अब वो जुडिशल पर हैं। लेकिन हम ये सुनते हैं कि सुनने में आता है कि वो अभी तक उसी छोटे से सेल में हैं। और चले छोटा सा सेल होना और ये तमाम चीज़ें होना तो चले, एक इमरान खान मतलब उसका मुकाबला कर रहे हैं, हर चीज़ वो तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक शख्स जो बेगुनाह है, जिस पर कोई इस वक्त कोई भी ऐसा जुर्म साबित नहीं हुआ, साइफर का भी जो केस है वो भी अदालत में चलेगा और उसके बाद जो अदालत फैसला करेगी। और हम ये सुनते हैं कि जी वो छत जो है उससे पानी आ रहा है क्योंकि बारिशें हुई है, जो हालिया बारिशें हुई है, मैट्रेस उनका गीला हो गया, फिर प्रेयर मैट गीला हो गया, ही इज स्लीपलेस फ्रॉम लास्ट फ्यू नाइट्स। इसका जवाब दे कौन है इन तमाम चीजों का? अली साहब, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि खान साहब वो तो अपनी जगह, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि खान साहब अटक जेल में है क्यों? जिस जज ने सजा दी थी उस ऑर्डर में भी लिखा हुआ था, दो जो हम कहते हैं वो जजमेंट बिल्कुल ही इलीगल है और हाई कोर्ट इंशाल्लाह उसको इलीगल ही डिक्लेयर करेगा, लेकिन उसके मुताबिक भी वो उसने अडियाला जेल ही आना था। और अडियाला जेल में और अटक जेल में इटसेल्फ इतना फ़र्क है जिस तरह आम होटल में और एक 5 स्टार होटल में फ़र्क होता है। आदो जज जेल जेल ही है,
लेकिन अटक जेल में। जब से ये सज़ा ख़त्म हुई तोशाखाना केस में, तो फिर एक अंडर ट्रायल मुलजिम को कैसे आप अटक में रख सकते हो, और स्पेशली उस केस में आप कैसे रख सकते हो कि मुलजिम हो इस्लामाबाद का और उसके खिलाफ पर्चा हो इस्लामाबाद का, और उसको आप उस जेल की जुरिस्डिक्शन, उस जज की जुरिस्डिक्शन से बाहर आप पंजाब को दे दे और आप अटक में उसको रखें, इसका तो जवाज़ ही कोई नहीं। लेकिन जहाँ तक खान साहब की जेल की कंडीशन का है, तो बड़ा डिप्लोरेबल कंडीशन है, बड़ा ही मिजरेबल कंडीशन है। खान साहब इज अ मैन ऑफ अ स्ट्रांग नर्व, वो जिक्र नहीं करते, उसका कभी ये मकसद नहीं है, कभी भी नहीं लेना चाहिए कि खान साहब को कंफर्ट है या खान साहब को वो फैसिलिटीज़ दी गई है जो उसका वो इंटाइटल है। दो किस्म की रिपोर्टें आई थी अली साहब। एक रिपोर्ट जो होम मिनिस्टर की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से पंजाब के बीबी को एक लेटर भेजा गया कि ये देखिए हमने उनको सारी फैसिलिटीज़ दी थी जिसका वो इंटाइटल थे और बेटर क्लास। और सेकंड वो रिपोर्ट जो एडिशनल सेशन जज साहब ने खुद विजिट किया, वो हमारे एप्लीकेशन पर उन्होंने विजिट नहीं किया था, एज ए रूटीन वो चले गए थे। उन्होंने खुद अपने रिपोर्ट में लिखा कि न वो फैसिलिटी थी, साथ उन्होंने प्राइवेसी का भी बताया, साथ ही उन्होंने वो वाशरूम का भी तस्करा किया और इस पर एक्शन हुआ। ये लोगों को, ये मैं आपको बताऊं कि कोई फैसिलिटी नहीं दी है, और ये बेटर क्लास फैसिलिटी सिरे से है ही नहीं अटक में, तो खान साहब को मिलनी क्या है? लेकिन इस पर कोई मतलब कोई कानून हरकत में क्यों नहीं आता? मैं बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है, होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ अदालतों को स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए और बड़ी जल्दी लेना चाहिए। हमारी एक पिटीशन पहले दिन से पेंडिंग है, चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर रिपोर्ट मंगवाई है, वो आज तक पेंडिंग है, उसकी भी 34 दिन हो गए, वो आज तक ट्रस्ट से मस नहीं हुआ, कहीं आगे नहीं बढ़ा। उसमें दो किस्म के प्रेयर है, एक ये डॉक्टर की इजाज़त दी जाए, वकीलों का एक्सेस दी जाए, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए और उसको शिफ्ट किया जाए। एज ऑफ टुडे उस पर फैसला नहीं हुआ। वो आज हमें इन्होंने कहा था जी 5 डॉक्टर अवेलेबल है, डॉक्टर नहीं हुआ। हमें डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ अभी सैटरडे को मिले थे और वो भी थोड़े से टाइम के लिए हमें उन्होंने इजाज़त दे दी है। तो इसके खिलाफ हम हाई कोर्टों में जा चुके हैं, लेकिन जो थ्रू आउट हम कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ अली साहब एक पूरा सिस्टम चल रहा है, एक बंदे के खिलाफ उसको आइसोलेट करने को, उसको ब्रेक करने को, उसकी पार्टी को पॉलिटिकल सिस्टम से निकालने के लिए, उसको हर किस्म की करने के लिए पूरा सिस्टम एक तरफ है और एक खान साहब दूसरी तरफ है। अच्छा, मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि अगर हफ्ते वाले दिन ये समाअत होती है तो अब फिर क्या चांसेस हैं? पता नहीं, अब ये भी नहीं पता गौहर साहब के हफ्ते वाले दिन समाअत हो भी पाती है कि नहीं हो पाती। जिस तरह से हमें लगता था पिछले हफ्ते होगी, वो उन्होंने एक हफ्ता और आगे डिले कर दिया। ये आखिर डिले कब तक कर सकते हैं? जिस तरह के वो हमारे वकला ने कहा, आपने भी ये बात की अदालतों में खड़े होकर कि आप हमें फैसला दें, बेशक हमारे खिलाफ फैसला दें, लेकिन आप हमें फैसला दें ताकि हम इस फैसले के अगर हमारे हक में नहीं आता तो हम उसके खिलाफ जाएं। लेकिन जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ये कब तक ऐसे चलाते रहेंगे? अगर हफ्ते को भी ना दी, ये पीर तक चला गया, फिर मंगल तक चला गया, इसका हल क्या निकलेगा फिर अगर ये कीप डिलेइंग होता है? हमारे पास और हल नहीं है सिवाय इसके कि अगर सैटरडे को वो जज आते हैं, फिर भी अगर ये जज मौजूदा जज नहीं सुनता, कोई भी बहाना कर लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं कि अगर एक ट्रायल कोर्ट में आप जा चुके हैं और वो बेल मैटर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, अगर वो बेल मैटर है और 2-3 हियरिंग पे आपको की सुनवाई नहीं होती या फॉर सम रीज़न आपको वो डिले किया जाता है, आपको रिलीफ नहीं मिलती, फिर आपके पास राइट है कि आप हायर फोरम में चले जाए। फिर इसको हम छोड़ के द नेक्स्ट डे वी आर गोइंग राइट स्ट्रेट अवे टू द हाई कोर्ट कि हमें रिलीफ दिया जाए और हमें बेल आउट किया जाए, और सारे वकील हम जाएंगे फोर्सफुली कोर्ट को कहेंगे कि ये नहीं हो सकता कि किसी भी ट्रायल में, और ये तो अभी का तो नहीं है, साइफर का इशू तो गुज़श्ता अप्रैल से शुरू है, ये तो मार्च से शुरू हुआ था और अप्रैल का शुरू है, और इन्होंने तो जुलाई में कह रहे थे कि जी हमने इस पर इंक्वायरी शुरू की है और 12 महीनों के बाद इसमें पर्चा हुआ है। तो ऐसे केस में तो आप रख ही नहीं सकते किसी को जेल में। तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ताला हम सीधा हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया और उन्होंने वो जो सज़ा मुअत्तल की, और सज़ा मुअत्तल करने के बाद उन्होंने कहा कि जी इनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, ज़मानत पर रिहा नहीं हुआ, उसके बाद एक दूसरा केस आ गया। इलेक्शन कमीशन ने किन बुनियादों पर इनको जो है वो नाअहल किया? और एक बहुत ही बुनियादी सवाल यहाँ पर यह है, जो हमारे कुछ सहाफ़ी वकला हैं जो अपने आप को वकील समझते हैं वो सहाफ़ी, उन सहाफ़ियों ने ये ट्वीट किया बहुत ज़्यादा, जो कि मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द आयल है। उन्होंने कहा जी सज़ा तो मुअत्तल होगी लेकिन जो नाअहली है वो मुअत्तल नहीं हुई। तो क्या इसमें हकीकत है? और दूसरा ये कि नाअहली हुई कैसे? ये इलेक्शन कमीशन की कैसी हठधर्मियां थी जिसकी वजह से ये बात यहाँ तक पहुंची?
देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है तो फ्रॉम डे वन इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश थी कि किसी तरीके से खान साहब को नाअहल किया जाए, और वो हर सूरत से कोई बहाना ढूंढ रहे थे। पहले ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शनों में हमें करना चाह रहे थे, और वो इसी तरह कि खान साहब को नोटिस देते थे, कहते जी कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हुआ, और फिर 50,000 रुपए फाइन करते थे। और उनकी कोशिश ये थी कि 2-3 मरतबा इसको करके ये ऑर्डर पास करे कि जी वो डिस्क्वालीफाइड है। फिर स्लोली ग्रेजुअली ये जाते रहे। लेकिन जहाँ तक तोशाखाना केस का ताल्लुक है, तो तोशाखाना केस में तो डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन ही नहीं था, वो डिसीट होने का क्वेश्चन था कि अगर डिक्लेरेशन नहीं हुई है तो आप उनको डिसीट करें। उन दिनों में खान साहब थे, इन्हें 95 मियावाली 1 से इन्हें वहाँ से डिसीट करना था, और ये इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया, और वो हम समझते हैं कि बिल्कुल गलत ऑर्डर कर लिया था। लेकिन इन्हें नहीं किया, समझो कि वो सही ऑर्डर है, फिर भी वो डिसीट होने का था, डिस्क्वालिफिकेशन का नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने साथ कहा था कि कंप्लेंट फाइल करे। अब जब कंप्लेन आया, ट्रायल हुआ, बिल्कुल ही गलत ट्रायल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कंक्लूजन उसका ये था 3 साल की सजा, 1 लाख रुपए फाइन, लेकिन उसके साथ कोई डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं था। उस वक्त आपको याद होगा, जिस वक्त ये डिस्क्वालिफिकेशन आ रही थी, तो खान साहब NA-45 कोरम से इलेक्ट हो गए थे। ओथ नहीं उठाया था, लेकिन इलेक्ट हो चुके थे। अब वो इलेक्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि खान साहब को डी नोटिफाई कर दिया एज MNA मेंबर इलेक्ट फ्रॉम NA-45। साथ ये लिख लिया कि हम खान साहब को डिस्क्वालीफाई करते हैं अंडर आर्टिकल 63(1)H। अली साहब, आर्टिकल 63(1) उस सर्कमस्टांसेस में अप्लाई होता है जब कोई बंदा वो मॉरल टर्पिट्यूड के केसेस में सजा हुई हो उसको, और उसको 2 साल से ज्यादा हुआ, कन्विक्ट हुआ, और फिर सजा हुई हो। अब ये मॉरल टर्पिट्यूड वाले केसेस जो है ये एब्सोल्युटली डिफरेंट है। ये नॉन डिक्लेरेशन वाले केसेस को अप्लीकेबल नहीं होता। मैं आपको बताऊं, 2010 से इलेक्शन के केसेस शुरू हो गए थे, जिसमें इफ्तार चौधरी साहब ये लेके आए थे कि वो सादिक और अमीन ना होने वाले केसेस थे। वो 62(1) के केसेस होते थे, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन में डिसाइड करती थी, एविडेंस रिकॉर्ड करवाते थे, वो केसेस अलग थे। किसी भी MNA को कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ने अंडर आर्टिकल 63(1)H कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, बिल्कुल इलीगल है, गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये बहुत बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक रोल प्ले किया किसी और के लिए डिस्क्वालिफिकेशन करने का, तो उन्होंने ये नोटिफिकेशन किया। लेकिन एज्यूम करें कि ये नोटिफिकेशन है, और आपका सही क्वेश्चन है कि कोई जर्नलिस्ट वो लॉयर बन करके ये कहते हैं कि जी नहीं डिस्क्वालिफिकेशन है। अली साहब, वो डिस्क्वालिफिकेशन जो तो शखाना की जजमेंट को बेस बना के इलेक्शन कमीशन ने किया है। अब उस आर्टिकल 63(1)H के 2 क्राइटेरिया, कन्विक्शन एंड, लफ्ज ये लिखा हुआ, कन्विक्शन एंड सेंटेंस टू मोर देन 2 years। अब जब हाई कोर्ट ने सेंटेंस सस्पेंड कर दिया, तो सेकंड जो लिम्ब है वो तो खत्म हो गया ना ये 63(1)H का, इसलिए विद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ये मैंने कई मरतबा बोला। तो जब ये वाला लिम्ब खत्म हो गया, लिहाजा वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म है। सो एज वी स्पीक अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसको इवन अदरवाइज हम वो चैलेंज करेंगे ताकि वो नोटिफिकेशन भी सेटिस्फाइड हो जाए। अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त जो हैं वो नाअहल नहीं है, वो अगर रिहाई पर आते हैं, जमानत पर आते हैं, तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते साइफर की बात करें तो गौहर साहब, हम ये जानते हैं कि साइफर का जो केस है कितना फ्रिवलस है, कितना झूठा केस है। ये स्टार्ट कैसे हुआ? पहले ये कहते रहे साइफर है नहीं, उसके बाद ये कहते रहे ये कागज का टुकड़ा है, उसके बाद ये कहते रहे ये साजिश नहीं, ये नरम मुदाखलत है। उसके बाद तीनों चीफ्स बैठे, तीनों चीफ्स ने इस पर साइन किए, डीमार्च किया गया, ये तमाम चीजें हुई। एक अखबार ने उसको शाया कर दिया, इन्होंने ये वाला इल्जाम लगा दिया। क्या वजीर आजम के ऊपर, किसी भी वजीर आजम के ऊपर, क्या ये वाला केस बन सकता है सीक्रेट एक्ट के तहत जो इन्होंने ये बनाया हुआ? अली साहब, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, साइफर एक हकीकत है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। साइफर आया हुआ था, साइफर के कोडेड वर्ड थे, वो कोडेड वर्ड फॉरेन ऑफिस में आज भी मौजूद है, वो वजीर दाखिला ने भी एडमिट किया कि मौजूद है। और उसकी मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस वक्त भी इस केस में कोई भी कंप्लेनेंट नहीं है कि हमारा साइफर मिस हुआ है। अब बाय लॉ साइफर की एक कापी अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बिजनेस सदर के पास जानी है। वो सदर के पास भी है, वो चीफ जस्टिस के पास भी जा चुकी है, वज़ीर आज़म को उसका डिकोडेड वर्शन आता है।
अब वज़ीर आज़म के ऑफिस में जो कॉपी आती है वो तो वज़ीर आज़म पास नहीं रखता, जेब में नहीं रखता। अगर उसके पास है तो उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन के जो कस्टोडियन है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, वो उनकी कैबिनेट डिवीजन है और उनकी सेक्रेटरी है, वो प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं किया करता। अब जो उन्होंने केस किया उस केस को ज़रा एक नज़र के लिए अगर आप पढ़ लें कि उन्होंने क्या केस किया। केस में ये लिखा है कि अनऑथराइज्ड इस्तेमाल हुआ है और वो जो साइफर है उसको रिटेन किया गया है। अब रिटेंशन का लॉ ये है कि रिटेंशन जहाँ तक लफ्ज लिखा है कि आपने रिटेन किया, ये लॉ नहीं था रिटेंशन वाला। ये खान साहब के लिए स्पेसिफिकली जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में उन्होंने तरमीम कर ली 2023 में, तो ये एक लफ्ज सेक्शन 5 में लेके आए, रिटेन टू रिटेन, जो बिल्कुल ही गलत है और वो लॉ बना भी नहीं है क्योंकि सदर ने दस्तखत नहीं किया। लेकिन दूसरा लफ्ज उन्होंने साथ ये इस्तेमाल किया कि आपने अनऑथराइज इस्तेमाल किया। दूसरा, अब अनऑथराइज कैसे इस्तेमाल हो? अगर बाहर मुल्क से एक साइफर आ जाए तो क्या फॉरेन मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वज़ीर आज़म के नोटिस में लाएं? वज़ीर आज़म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वो कैबिनेट में रखे? कैबिनेट ने उसको देखा, कैबिनेट ने कहा जी इसको सिक्योरिटी कमेटी में ले जाओ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने देखा और सब सर्विसेज चीफ भी वहाँ मौजूद है, सब ने यूनानिमसली किया कि यस इसमें थ्रेट मौजूद है, इंटरफेरेंस मौजूद है, इसको डिमार्च कराओ, प्रोटेस्ट करो। वो हो गया। फिर उसके बाद ये कैबिनेट में जाता है, वहाँ से ये डी क्लासीफाई हो जाता है। इसमें जुर्म किस चीज़ का आ गया? ये तो अगर वज़ीर आज़म न करता तो उस वज़ीर आज़म के खिलाफ होता कि मुल्क के खिलाफ इतना बड़ा थ्रेट आया, लेटर आया और आप उस पर बैठ गए। तो ये तो है ही गलत। जिस तरह तोशाखाना का केस नहीं था अली साहब, इसी तरह ये सारे केसेस है। ये तो फ़कत बहाने हैं। मैं अगर इजाजत दें, मैं थोड़ा सा जुर्रत करके अगर ये सवाल पूछ लूं और आप अगर जवाब ना देना चाहें तो ये बिल्कुल आपकी मर्जी है बैरिस्टर साहब। और वो ये कि अगर साइफर का कोई केस बनता है किसी पर तो वो किस पर बनता है, वो साइफर किसको लिखा गया था, ये बात भी अब आया है, और किसने उस साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाया, ये पता नहीं। मतलब मेरे में शायद सवाल करने के लिए वो अल्फाज नहीं है जो मैं सवाल करना चाहता हूँ। लेकिन अगर साइफर का कोई ये केस बनता है तो क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे कि वो किस शख्स पे बनता है या किसी मैं पर? 100% जवाब देना पसंद करूंगा और मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट आई एम सेइंग विद फुल कन्विक्शन एंड पैशन एंड आई एम सेइंग ये इम्पोर्टेड हुकूमत और उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट के हेड थे वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल थे। अगर आपके पास आया है तो आपने फिर कोशिश की, आपने उसको साइडलाइन करने की कोशिश की, सॉवरेंटी के खिलाफ किया। बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ केस होना चाहिए, बजाय इसके जो उसको लेके आ जाता है कि मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरी सॉवरेंटी के खिलाफ केस हुआ। उन लोगों के खिलाफ केस होना चाहिए जो साजिश के अंडर आए और उन्होंने साजिश से करके एक इलेक्टेड हुकूमत को चेंज करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो समझता हूँ कि हम हर चीज़ को हम कहते हैं बाकी दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली और हम उनको नहीं इतना लाइट लेते, लेकिन हमारी सॉवरेंटी पे अटैक हो जाता है और हम फिर भी खामोश हैं। हमें कहा जाता है कि अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज करो और वो डिकोड होकर के सबके सामने आया, उस पर हम डिमार्च करते हैं, उस पर प्रोटेस्ट करते हैं और फिर हम उस बंदे को वो ट्रायल पे कर देते हैं जो वज़ीर आज़म है और जो जिस पे कार्रवाई कर ली अपने सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी जो सारे इस प्रोसेस के हिस्सा बने। मेरे साहब आप एक और सवाल है और वो मैं पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब जो है लोग जो है बहुत नाउमीद हैं, मायूस हैं लोग, इन तमाम सूरत हाल को देख के, अबुल हसन जुल्करनैन की अदालत हो, वो जज दिलावर हो, इस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हों जिन पर हम अदम एतमाद का इजहार ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तमाम चीज़ें जब लोग देखते हैं कि जब ये मॉकरी ऑफ द लॉ है और किस तरीके से कानून को जो है वो अपने घर की रखेल बनाया हुआ है, एक्सक्यूज माई वर्ड्स प्लीज, लेकिन अगर इस तरह की तमाम चीज़ें की हुई हैं, और मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि एक बहुत ही मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूं कि इमरान खान साहब की कब तक रिहाई जो है वो मुमकिन है, कि वो कब जो है अपने घर में वापस आ सकेंगे इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए, तो आपका इस पर क्या ऑनेस्ट आंसर होगा? देखिए, मेरा ऑनेस्ट आंसर ये है कि एक तो पहले मैं आपको कहूँ मायूसी गुनाह है, मायूस ना होना है। इंशाअल्लाह ताला हमारे अदलिया से कोई टक्कर नहीं है सिवाय चंद जजेस के जिनके खिलाफ हमने दरखास्तें दी हैं फॉर रीज़न दी है कि सर आपसे हमें तवक्को नहीं है इंसाफ की, आप हमारा केस न सुने। शॉर्ट ऑफ इट जो अदलिया है वो अब बेदार हो रही है, अदलिया कोशिश कर रही है, टफ सर्कमस्टांसिस में कोशिश कर रही है, जहाँ जहाँ रिलीफ हो सकता है अदलिया कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी अदलिया। लेकिन जो केसेस इन लोगों ने कोशिश की थी खान साहब के, वो सारे केसेस जो हमारे खान साहब बेल पर थे, वो बेलों में जो कोर्टों ने डिसमिस कर दी फॉर दिस ग्राउंड कि आप पेश नहीं हुए,
उसमें भी हम हाई कोर्ट जा चुके हैं और हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन लग चुकी है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे रिपोर्ट मांगी है कि कौन कौन से केसेस है जिसमें आपने गिरफ्तारी डाली और किसी में नहीं। मेरी जब खान साहब से बात हुई थी, जेल में मुलाकात हुई थी तो बात की, तो मैंने स्पेसिफिकली खान साहब से पूछा कि क्या आपके पास कोई और अथॉरिटी का, बस सिवाय साइफर वालों की, कोई और आया था, उन्होंने आपको बताया है कि हमने आपको अरेस्ट किया है? अली साहब, आईन के आर्टिकल 10 का तकाजा यही है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो विद इन 24 आवर्स उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट करना लाजिम है, और अगर उसकी कस्टडी चाहिए तो विद इन 24 आवर्स उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। अगर कस्टडी नहीं चाहिए फिर भी विद इन 24 आवर्स रीजंस बताने। खान साहब को कोई नहीं बताया गया कि किसी और केस में है। अगर यही सिचुएशन है, किसी और केस में अरेस्ट नहीं है जिसमें हमारे बेलें चल रही है नेक्स्ट वीक तक, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से आगे खान साहब की जो बेल है वो नहीं जाएगा। इंशाल्लाह ताला 20 सितंबर से पहले इंशाल्लाह खान साहब अपने लोगों के साथ होंगे। चले 20 सितंबर में भी 13 दिन है गौहर साहब, बैरिस्टर साहब, लेकिन ठीक है, मैं यही चाहता था कि आप कोई मतलब इस तरह का वही जवाब दें जो आपको लगता है कि जिस तरह से जो मैक्सिमम आगे जा सकता है। आखिरी सवालों की तरफ मैं बस जा रहा हूँ। एक आधा मेरा सवाल है और वो ये है कि बैरिस्टर साहब, आप कस्टोडियन ऑफ द लॉ हैं, ठीक है, आप जैसे जितने भी लोग हैं वो इस कानून के रखवाले हैं, इस कानून की, इस आइन की हिफाजत की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। हम क्यों उतने बड़े लेवल पर वकला तहरीकें नहीं देख पा रहे? आज बिल्कुल ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो वो बहुत ज्यादा लोगों ने वहां पर शिरकत की। लतीफ खोसा साहब थे, एतजाज अहसन साहब ने वहां पर खिताब किया, मतलब लाहौर हाई कोर्ट बार वालों ने किया, सब लोगों ने किया। लेकिन हम उस तरह से तहरीक, और हम बहुत, अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ बिलखसूस इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूत भी है। तो इसकी आखिर क्या वजह है कि और छोड़ दीजिए तहरीक इंसाफ, इस वक्त तो ये बात है कि एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस एक शख्स के खिलाफ है जिस मुल्क का साबिका वजीर आजम भी है और उसकी जमात के खिलाफ है। तो आखिर वकला के साथ क्या ऐसा हो कि वकला तहरीक शुरू हो जाए? देखिए, वकला तहरीक तो मैं समझता हूँ कि अभी डेफिनेटली शुरू हो जाएगा। वो एक कुछ अंसर ऐसे ज़रूर थे कि वो मुतफिक नहीं हो सके, और वो इस तरह था कि 3-4 किस्म की कुव्वतें मुख्तलिफ फोरम पे काम कर रहे थे, और आदो सारे अपने अपने हिसाब से लगे हुए थे। जिस तरह पाकिस्तान बार कौंसिल काम कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन काम कर रहा था, एतजाज साहब और कोसा साहब की भी एक बड़ी कुव्वत है, वो दोनों भी कर रहे थे। तो ये 3-4 किस्म के जो कोशिश थी ये अलग अलग थी, अपने एक ज़ुमरे में ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन अब जबकि सारी असम्बलियाँ ख़त्म हो चुकी, 90 डेज़ में इलेक्शन भी होना है, केसेस भी ज़्यादा होने हैं। अभी कोर्टों ने भी देख लिया कि फॉर इंस्टेंस परवेज़ इलाही साहब की बात को देख लें, 3 महीने में उसको 11 मरतबा गिरफ्तार किया गया। आपको उस केस में भी गिरफ्तार किया जाता है जो आपके खिलाफ ना भी हो, फिर भी बहाना ढूंढा जाता है कि जी कौन से केस में उठाएं, और जज छोड़ देता है। तो अभी हाई कोर्ट से निकला नहीं, घर पहुंचा नहीं, और रास्ते में इस्लामाबाद के केस के लिए अरेस्ट करके उतनी जल्दी से उसको लाया जाता है, ओवरनाइट उसको पहुंचाया जाता है। तो जजेस ने भी रियलाइज किया कि लॉलेसनेस बहुत बढ़ गया, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल के ज़ुमरे में आने वाले काम नहीं है। इसलिए सारे लोग अलर्ट हो गए कि आज बेशक पीटीआई या पीटीआई के वर्कर और सपोर्टर, लेकिन कल एक और पॉलिटिकल पार्टी, परसों एक और पॉलिटिकल पार्टी, और एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी जजेस। इसलिए सारे लोगों ने रियलाइज़ कर लिया कि हमारी सब कुछ जो है वो आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। इवेंचुअली ये दिन आ गया है। आज तो बड़ा एक मुनज़्ज़म तरीके से वो उसका इब्तिदा किया गया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से आप देखेंगे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आया। अब हुकूमत मजबूर होगी, मेरा ख्याल है अब रूल अप्लाई ही रहेगा। अच्छा, मेरा आखिरी 1-2 सवाल आते हैं, बस मैं आखिर की तरफ जा रहा हूँ। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सोफर जो आपने वक्त दिया। आज एतजाज अहसन साहब ने एक बात की और वो बड़ी मानी खेज बात थी। उन्होंने कहा उमर अता बंदयाल साहब मौजूद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, उनसे ये कहा कि आपसे जो हमें उम्मीदें थी, आप वो उस तरह से आप हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। आप जाने से पहले बिलखसूस जो आर्मी एक्ट का जो केस है उसके ऊपर फैसला दे दें, बेशक हमारे खिलाफ, क्योंकि उनकी पिटिशन लगी है, हमारे खिलाफ दें, हमारे हक में दें, जो मर्जी दे दें। एक तो मेरा, और हम जाहिर है जिस तरह कि आपने कहा हमारा अदलिया के साथ ना कोई महाज है, ना हमारी कोई लड़ाई है, सिवाय चंद जजेस पे जिसमें हम अदम एतमाद, जो कि हमारा कानूनी हक है कि हम वो ये तमाम चीजें कर सकते हैं। इसके बाद नए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब आने वाले हैं, मौजूद चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा लोगों की कयास आराइयां ये हैं, और लोग ये ऐसा, और फिर वही बात में थोड़ा सा सहाफियों की तरफ आऊंगा, क्योंकि इस मुल्क पे जो अफवाहें हैं सब ज्यादा सहाफियों की तरफ से फैलाई जाती हैं, खबरें भी उन्हीं की तरफ से दी जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि वो आएंगे तो जी
ایسی تیسی ہو جائے گی, سختیاں زیادہ ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. سو ہاؤ ڈو یو تھنک سپریم کورٹ از گوئنگ ٹو ریئیکٹ آفٹر فیو ڈیز, اینڈ ڈو یو تھنک کہ عمر اتیاب بندیال شوڈ ہیو ٹیکن فیو ایکشنز, مطلب جس طرح کہ عدالتیں رات کو 12 بجے تک کھلی, ان کیسز میں بھی ان کو کچھ سو موٹو لے کے کوئی ایکشنز لینے چاہیے تھے؟ یہ دیکھو میں ایگری کرتا ہوں اعتزاز صاحب کے ساتھ, یہ صحیح ہے, جتنی توقعات تھی عمر اتیاب بندیال صاحب کے ساتھ اسپیشلی میری تو زیادہ توقع تھی. the reason was کہ یہ پہلا چیف جسٹس ہے پاکستان کے جو کیمرے سے پڑھے تھے, جو بیرسٹر تھے, اور جو جس طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے تھا وہ شارٹ آف اس ایکسپیکٹیشن کا رہا. لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر ادھر بھی انوالو تھا کہ جو لوگ پولیٹیکل پارٹی تھے, لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ والے تھے, انہوں نے بھی اس کے خلاف بڑے پرسرفکار رہے. کبھی ان کی آڈیو آ جائے, کبھی ان کے گھروں تک جائے اور ان کے خلاف پوری کمپینیں کرے. اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ سپریم کورٹ ڈیوائیڈ نظر آئی, اور جب ججز ڈیوائیڈ ہو تو پھر ایک چیف جسٹس اکیلے میں اتنا کچھ نہیں کر سکتا. اب وہ بردر ججز کو ڈسپلن نہیں کر پا سکتے, نہ ہی اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ڈسپلن کرے. تو یہ ایک بدقسمتی سی تھی کہ وہ سپریم کورٹ اکٹھا نہیں چل سکا یہ والی. لیکن آفٹر آل یہ ختم ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اب جو نیکسٹ چیف جسٹس آئیں گے وہ بھی ایسا نہیں کر سکیں گے. لیکن سپریم کورٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قانون کے لیے تو راستے میں جو بھی آئی رکاوٹ ہے اس کے خلاف تو سپریم کورٹ ضرور ایکشن کرے گی. لیکن یہ ایک ضرور ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں چاہے قاضی صاحب ہو, چاہے عمر اتیاب بندیال صاحب ہو, یہ اس کے خلاف ہے. یا الیکشن 90 ڈیز میں سپریم کورٹ کے مختلف ججز نے مختلف رائے دی ہے, لیکن کسی ایک جج نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہوں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید قاضی فائسہ صاحب بھی ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایکشن کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری تو ظاہر ہے, ہماری تو توقعات جو ہیں وہ عدالت سے ہیں, مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ کون چیف جسٹس آتا ہے اور کون جاتا ہے, یہ بالکل درست بات ہے. لیکن یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ عدالت نے فیصلہ کیا, 14 مئی کی ڈیٹ دی, اور وہ آج تک عدالت اپنا لا اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکی. اور ایک چھوٹا جج جو ہے سیشن کورٹ کا, اس نے ایک فیصلہ دیا اور 18 منٹ کے اندر اندر گرفتاری ہوگی. جب یہ لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. اور آپ یہ سوالیہ نشان ہے عدلیہ پہ, بالکل سوالیہ نشان ہے. اور دیکھو عدلیہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ عدلیہ کی کوئی اگر آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, اور یہی ریزن ہے اس وقت جو انارکی ہے اس کے مین ریزن یہی ہے کہ وہ ایک, اب آج کل یہ اریسٹوں کو دیکھے, اگر وہ اریسٹ کرتے ہیں پھر دوسرے کیس میں اریسٹ کرتے, پھر تیسری میں اریسٹ کرتے ہیں, کیونکہ عدالتیں اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. اور جب امپلیمنٹ کرنا شروع کرتی ہے تو اس کو انٹرپریٹ کر کے امپلیمنٹ کرتی ہے اور بڑا اسپیرنگلی کام کرتی, ٹیکنیکلٹی کی طرف جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ملک میں پریویل کرتے ہوں جس طرح آج کل ہے, اس صورتحال میں کورٹوں کو بھی انپریسیڈنٹڈ آرڈر پاس کرنے ہوں گے اور آؤٹ آف دا باکس سلوشن ان کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ قانون کی بالادستی اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کرے, کیونکہ کورٹس ہی امین ہیں ان لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے. آخری میرا سوال ہے, آپ عمران خان صاحب سے ابھی 2-3 دن پہلے ملے ہیں, آپ کی ملاقات ہوئی ہے, وہ جیل میں آج تو ان کو 34واں دن ہے, جب آپ ملے تھے وہ 29واں یا 30واں دن تھا میرے خیال سے. پرعزم ہیں, مضبوط ہیں, جس طرح کے کیسز اور جس طرح کی ٹریٹمنٹ ان کو دی جا رہی ہے فزیکلی, مینٹلی, ہاؤ از ہی؟ خان صاحب بہت مضبوط ہے الحمدللہ, ہائی مورال میں. میری جب ملاقات ہوئی تو آئی واز اسٹانشڈ بائی ون فیکٹر جو میں نے شاید ولی خان کی اور بھٹو صاحب کی سنی تھی, لیکن میں نے آنکھ کو دیکھا حال ہے وہ خان صاحب ہے. اور خان صاحب نے 40 منٹ میں سوائے آخری 2-3-4 منٹ کے جب ہم ان کو بریف کر رہے تھے, خان صاحب یہ کبھی بھی نہیں پوچھا مجھے کب نکال رہے ہو, میرے کیسز کیا بنا, آپ تو مجھے کیا ہو, یہ کون, مجھے میں کس حالت میں ہوں. خان صاحب نے تھرو آؤٹ فکر کیا ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے, انفلیشن کیوں زیادہ ہے, ٹیررزم کی طرف دیکھو, یہ الیکشن جو نہیں ہو رہے, انسرٹنٹی جو بڑھ رہی ہے, پبلک وہ ہے, ملک کا نقصان ہو جائے گا, ساری پولیٹیکل اس بات پہ. which I mean to say کہ خان صاحب کا مورال بہت ہائی الحمدللہ, اور اللہ اس کو ہائی رکھے. یہ لوگ اس کو جیل میں بیچ کے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ہم ان کو توڑ سکیں گے, لیکن کروڑوں لوگوں کی دعائیں خان صاحب کو کوئی نہیں توڑ سکتا. انشاءاللہ اللہ ہی ان کو بچا رہا ہے, اور اللہ اس قوم کی ترقی اور سربلندی کے لیے اس کو لے کے آئے گا انشاءاللہ تعالی. بیرسٹر گوہر صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تمام سپورٹران اور ووٹران کی طرف سے بھی کہ آپ عمران خان کا کیس, آپ جتنے بھی وکلا ہیں, بڑی دلیری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, جوان مردی کے ساتھ آپ کو لڑ رہے ہیں. اس پورے پریشر کو آپ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں. ہم تمام لوگوں کا آپ کو سلام. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے. خان صاحب ہمارے انٹروڈکشن ایبسولوٹلی, اللہ تعالیٰ آپ کو
اور اس میں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ خان صاحب ہمارے ساتھ بہت جلد ہمارے ساتھ آمین. موجود ہوں. آپ کے پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ. Thank you. آج ہی ہمارے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب تھے. انہوں نے جس طرح سے باتیں کی، ہم نے بہت سے کچھ ایسے سوالات بھی پوچھے کہ سائفر پر کیس ہوا تو کس کے خلاف ہوگا. ہم نے اس طرح کی بات بھی پوچھی عمر عطا بندیال کے صاحب کے بارے میں. ہم نے فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بارے میں باتیں کی، اور یہ تمام چیزیں. اصل بات یہ جو میں کسٹوڈین آف دا لا کہا، جب میں نے کہا کہ آپ اس قانون کے رکھوالے ہیں، جتنے بھی وکلا ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی بارز ہیں، اس کا مطلب یہی تھا. وہ ونسٹن چرچل کا دوسری جنگ عظیم جب وہ ان کو بتایا گیا کہ ہم ہار رہے ہیں اور ملک کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو رہا ہے، تو انہوں نے وہ جو، میں پورا واقعہ تو نہیں سنا سکتا، لیکن اس پہ انہوں نے جو ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ کیا اس ملک کی عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ ہاں عدالتیں تو کام کر رہی ہیں، مگر اس سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو یہ ملک کہیں نہیں جا رہا. تو یہ عدالتوں کا کام ہے، سب سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں رول آف لا. اور یہی عمران خان صاحب کہتے ہیں، یہی پاکستان تحریک انصاف ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہر طاقتور کو اور کمزور کو قانون کے نیچے لایا جائے. اور یہ جو فریولس کیسز ہیں، یہ جو جس طرح بھی پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں، یہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں، جو بھی ڈورے ہلا رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا، یہ سب جانتے ہیں. پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہے، بہت ظالم ہے تاریخ. اور تاریخ کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. تو تھوڑا خیال کیجیے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.